स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल GK GS बाय हर्ष पर। जैसा कि मैंने आप सभी को कल समझाया था कि क्या होता है व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, व्यंजनों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया मूल व्यंजनों के प्रकार, मैंने आपको तीनों व्यंजन बताए। जो होता है एक सबसे पहले स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, दूसरा मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन या ईष्ट विपरीत व्यंजन भी इसका नाम होता है, तीसरा मैंने आपको बताया ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इन व्यंजनों के अलावा भी और भी कई सारे व्यंजन हैं जो हमें देखने चाहिए, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज नए व्यंजनों के साथ। तो पहला व्यंजन जो हो रहता है वो मूल व्यंजन, देखिए आपके हो चुके हैं, मूल व्यंजनों की संख्या खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अन्य व्यंजन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। लिखा है दोस्तों मैंने। संयुक्त व्यंजन होता क्या है? संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक नया अन्य व्यंजन का निर्माण करते हैं। यानी इसमें दो व्यंजन होंगे और एक स्वर होगा, और जब ये दो व्यंजन और एक स्वर मिल जाएंगे तो क्या निर्माण होगा? एक नए वर्ण का निर्माण होगा, और ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें आपको परिभाषा में इसमें लिखूं तो इसमें क्या होगा? दो तो व्यंजन होंगे इसमें और एक स्वर होगा। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की? इनकी होती है संख्या 4। अब मैंने आपको बताया था व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए या व्यंजनों को लिखने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी हमें जो व्यंजन लिखने हैं, हमें व्यंजनों का उच्चारण करना है, तो हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर होगी। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, 4 इनकी संख्या होती है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्षत्रिय वाला, त्रा त्रिशूल वाला, एक ज्ञा होता है आपका ज्ञानी वाला, एक शाह होता है शाप वाला। ये 4 आपके क्या हैं? ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं। चारों के चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। अब इन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजन और एक स्वर से हुआ है। किस प्रकार हुआ है आप लोग समझना, वैसे पढ़ रखे होंगे यार, नॉर्मल चीज है ये, तो बहुत ही साधारण है, फिर भी जो ये छा वर्ण है या छा व्यंजन है या छा अक्षर है, तो ये देखो, अगर आप लोग वैसे भी समझदार हो तो आप लोग छा की इंग्लिश जानते हो। अगर आप क्षमा लिखोगे तो KSHM लिखा जाता है ना, यानी पहले क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो एक तो इसमें व्यंजन हो गया का, नीचे हलंत लगेगा क्योंकि अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? स्वर की आवश्यकता होगी। SH, यानी इसमें लगता है एक सा, षटकोण वाला। ठीक है, फिर इसके बाद एक स्वर आता है, दो तो व्यंजन होगा एक स्वर, यानी मैंने बताया था आपको जिस व्यंजन में आपको किसी भी तरह का स्वर नहीं दिखाई देगा, बड़ा, छुट्टी की मात्रा बड़ी, या फिर ए या आई या ओ या औ, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनकी मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तो उस व्यंजन में कौन सी मात्रा होगी? छोटा आ की। अगर ये छोटा आ की मात्रा नहीं होगी तो ये व्यंजन क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा, अपने आप में क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। इसलिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय या किसी भी व्यंजन को लिखते समय। तो छा का वर्ण विच्छेद क्या हुआ? का प्लस शा प्लस आ। इसी प्रकार त्रा का क्या होता है दोस्तों? त्रा त्रिशूल का क्या होता है? इसमें आधा ता, हलंत का मतलब वो वर्ण आधा हो जाता है ना। जिस अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है वो अक्षर अपने आप में क्या होता है? आधा होता है। उसको पूर्ण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ता के बाद रा प्लस आ। ठीक है, ये आपका हो गया त्रा। इसके बाद ज्ञा, ज्ञा बनता है आपका जा वाले जहाज से और इया से, और एक स्वर आ तो कॉमन ही रहेगा, है ना। इसके बाद स्रा, स्रा बनता है आपके सलजम वाला सा और रा प्लस आ। ठीक है, अब देखो आ स्वरों में तो हलंत लगता नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि स्वरों
का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। तो स्वर आ, बड़ा, छुटी, बड़ी, क्या ये हलंत लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण या अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए स्वर होते हैं स्वतंत्र। इसलिए तो आ अपने आप में स्वतंत्र है और आ स्वतंत्र है, स्वर स्वतंत्र है, और पूरा व्यंजनों को कौन कर रहा है? स्वर ही तो कर रहे हैं, इसलिए आ तो इसमें लगेगा ही, क्योंकि अन्य किसी अक्षर की यानी अन्य किसी स्वर की आपको मात्रा तो दिख नहीं रही है कि छा में बड़े की डंडा की मात्रा है, तो किसकी मात्रा छुपी रहती है? छोटा आ की। अगर हम छोटा की मात्रा न लगाएं तो एक अक्षर क्या हो जाएगा? आधा, और इस अक्षर के नीचे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बता दिए, ठीक है। अब बस वही व्यंजन थे समझने के लिए, और भी व्यंजन है हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद जैसे संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद में शब्दों को आपस में तोड़ा जाता है। वर्ण विच्छेद में किसी एक शब्द को तोड़ा जाता है अलग अलग वर्णों में, है ना। जैसे मैं एक आपको समझाऊं, अभी हम रा के रूप देखेंगे पहले, इसके बाद रा के रूप देखने के बाद हम लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद। जैसे वर्ण विच्छेद क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया काम, है ना। तो काम का हमें अब संधि विच्छेद नहीं करना है, हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। तो पहला अक्षर क्या है इसमें? का में हलंत लगाया, मात्रा किसकी है? बड़ा आ की, तो हमने बड़ा आ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हर एक व्यंजन अपने आप में क्या होता है? अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता है। उसको पूर्ण करने के लिए क्या लगाया जाता है? स्वर। और स्वर इसमें माँ में क्या लगा है? आ लगा है, छोटा। मैंने जब कहा था आप लोगों को कोई भी मात्रा नहीं दिखेगी तो किसकी मात्रा होगी? किसी अक्षर में छोटा आ की मात्रा होगी। तो माँ भी ऐसे वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, पूरा करना पड़ेगा। माँ में भी हलंत प्लस छोटा आ। इसी प्रकार हम बहुत सारे अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कठिन कठिन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको रा के रूप बता देना चाहता हूँ। आप लोग अभी तक बहुत कंफ्यूज होंगे, ये नई चीज आपको मिल रही होगी देखने को। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, प्रियम्बल में भी, उनको जानने को मिलेगा ये सब क्या होता है, रा के रूप कितने होते हैं। आपने बहुत सारे रा की मात्राएं देखी होंगी। जैसे मैं बताऊं, एक मात्रा तो आपने ये देखी होगी कृपा में, है ना, नीचे लगी रहती है रा की मात्रा। अभी किस चीज की मात्रा होती है बताऊंगा आगे आपको। इसके बाद आपने ये देखी होगी मात्रा कर्म, ऊपर लगी रहती है। कुछ शब्दों में क्या है? ऊपर रा की मात्रा लगी रहती है। ये आधी रहती है, पूरी रहती है, इनको मैं बताना चाहता हूं, आपको अच्छे से बताऊंगा। एक रहता है इस प्रकार की मात्रा रहती है ना, क्रम, है ना, इस प्रकार की मात्रा रहती है, इस प्रकार का रा निकला रहता है। एक रहता है इस प्रकार का ट्रक। मैंने लिख दिए कुछ एग्जाम्पल, और भी सारे आप समझें। तो आपको देखो कितने प्रकार की रा दिख रहे हैं। एक तो रा ये चढ़ा हुआ है, इस प्रकार का चढ़ता है ना, एक ऊपर चढ़ जाता है, एक इस प्रकार चढ़ जाता है, बाईं तरफ ऐसे डंडा खिंच जाता है, एक ऐसे हो जाता है। तो ये रा के रूप है। अब इनमें किसी में तो आधा रा रहता है, किसी में पूरा रा रहता है, और किसी में री की मात्रा रहती है। और जो कृपा है ना, ये वाली जो मात्रा लगाई है वो क्या है? किसकी मात्रा रहती है? री की। जो ऋषि वाला स्वर होता है ना, री की मात्रा रहती है, याद रखना। किसकी मात्रा रहती है? ऋषि वाले री की मात्रा रहती है। और री क्या है? एक स्वर के व्यंजन, री एक स्वर है, ठीक है। तो इसमें ऋषि की मात्रा रहती है। और भी अगर मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं, जैसे इस मात्रा वाले आपको पता होगा, पृथ्वी भी ऐसे इसी प्रकार लिखा जाता है ना, पृथ्वी भी इसी प्रकार लिखा जाता है। तो पृथ्वी में भी ये वाला रा है, ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा है, री की, ठीक है। और इसी प्रकार में और सारे एग्जाम्पल लिखूं, आप लोग नोट कर लेना, मैं रेस कर दूंगा। मातृ, है ना, इसमें भी किसकी मात्रा रहती है? ऋषि वाले री की रहती है। और मैं लिख दूं पितृ, इसमें भी कौन सी मात्रा रहती है? ऋषि वाली रा की रहती है। यानी ऐसी मात्रा जहां पर आपको देखने को मिले ये वाला रा जो चढ़ा हो वो किसकी मात्रा रहती है? री की मात्रा रहती है। और री एक स्वर है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन बने, सर कृपा का हमें वर्ण विच्छेद करके दिखाओ, मतलब इसको तोड़ो, आप कैसे तोड़ोगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा? का लिखा, और इसमें हलंत लगा दिया, ठीक है। हलंत लगा दिया क्यों? क्योंकि ये स्वर के बिना अधूरा है। किस स्वर, कौन सा स्वर लगा हुआ है इसमें? री की मात्रा है नीचे, तो हमने लगा दी री की मात्रा, ठीक है। प्लस पा है, तो पा में हमने लगा दिया हलंत, और फिर बड़ा का डंडा लगा दिया, जिससे कि ये व्यंजन पूर्ण हो गया।
तो कृपा का संधि वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा? क प्लस री प्लस प प्लस आ। तो ये क्या हो गया? कृपा का वर्ण विच्छेद। मात्रा कौन सी रहती है? ये री की मात्रा रहती है। अब ये आ जाता है आपका कर्म। ठीक है, कर्म जो मैंने लिखा हुआ है, दूसरा शब्द आपके सामने कर्म लिखा हुआ है। तो कर्म में जो रहता है आधारा रहता है। इसमें क्या रहता है? आधारा। जो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ये वाला आधारा रहता है इसमें आधारा रहता है। समझ में आया? यानी मात्रा रा की कैसी रहती है? आधारा। ठीक है, तो ऊपर चढ़ा रहता है, आधारा चढ़ा रहता है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न बनना चाहिए कि सर बताइए इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, तो कर्म शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। देखिएगा, का। अब का में किसी चीज की मात्रा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, यानी कौन सी मात्रा छुपी हुई है? छोटा आ की मात्रा छुपी हुई है। तो मैंने का में लगा दिया हलंत प्लस छोटा आ कर दिया। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा? अब बताइए क्या आएगा? रा आएगा पहले कि माँ आएगा? आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, नहीं बता पा रहे हो क्योंकि ऑफलाइन है हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद आएगा रा, वो भी आधा रा। ठीक है, रा कैसा है? आधा है। मैंने बताया रा कैसा प्रयोग हो रहा है इसमें, ये ऊपर जो रा चढ़ा हुआ है, कर्म। ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या? कर्म। कर्म, तब भी रा पहले आ रहा है, कर्म, है ना? क्या बोल रहे हैं? कर्म। तो रा पहले आ रहा है और हल्का सा रा उच्चारण हो रहा है, पूरा तो हो नहीं रहा है। कर्म, हम लोग कर्म नहीं बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? कर्म। यानी रा कैसा है? आधा है। जब रा आधा है तो इसमें क्या लगेगा? हलंत लगेगा। और ये पूरा तो है नहीं कि हम इसमें छोटा लगा दें, पूरा नहीं है वर्ण ये, तो इसमें हलंत लगा के हम लोग छोड़ देंगे। फिर क्या आएगा? माँ। अब देखो माँ तो पूरा है, माँ पूरा है, तो माँ में हलंत लगा के छोटा आ लगा देंगे, क्योंकि माँ क्या है? माँ क्या है? पूरा है। ठीक है, माँ एक पूर्ण वर्ण है, पूरा व्यंजन है, इसमें छोटा आ छुपा हुआ था। तो कर्म का वर्ण विच्छेद किस प्रकार हुआ? इस प्रकार हुआ। इसमें मात्रा आधारा की रहती है। इसके बाद आपका जो रहता है क्रम, है ना? इसके बाद क्या रहता है? क्रम। अब देखिए, क्रम में का आप बोल रहे क्रम, है ना? तो इसमें रा जो रहता है पूरा रा रहता है। ये वाला कैसा है? पूरा रा। ये वाला पूरा रा रहता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये नई चीज बताई है ना मैंने। ठीक है, आप लोगों ने ये मात्राएं देखी होंगी लेकिन इसका मतलब नहीं जानते होंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो क्रम में जो रा चढ़ा हुआ है वो तो पूरा है, लेकिन का कैसा रहता है? आधा रहता है। का कैसा रहता है? आधा का रहता है। और आधा का को हमें अगर व्यक्त करना है तो उसके नीचे हम लोग क्या लगाएंगे? हलंत लगा देंगे। यानी इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा? का, क्योंकि का आधा है तो हम लोग छोटा तो लगाएंगे नहीं, स्वर नहीं लेंगे इसके साथ। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है? रा पूरा है। रा पूरा है तो रा में भी हलंत आएगा और छोटा आ जाएगा। जब मैंने रा में छोटा लगा दिया तो ये वाला क्या हो गया? वर्ण पूरा हो गया, यानी रा पूरा हो गया। इसके बाद माँ भी अपने आप में पूरा है, तो माँ में हलंत और आ लगा दिया, तो माँ भी अपने आप में क्या हो गया? पूरा। बस अधूरा क्या था? का था। तो इस प्रकार के शब्द में पूरा रा यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये चीज। इसके बाद ट्रक। अब देखिए, ट्रक में बताइए पूरा रा हो रहा है, मतलब ये जो मात्रा लगी है पूरा रा है या आधा रा है? नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें पूरा रा रहता है। क्या रहता है? पूरा रा। ठीक है, ट्रक, ट्रक बोलते हैं हम लोग, ट्रक। यानी टा बहुत, देखिए आप लोग बोल के देखना, ट्रक, यानी टा बहुत स्लोली बोल रहे हैं, बहुत कम मतलब बहुत कम समय के लिए क्या बोल रहे हैं? टा बोल रहे हैं। तो टा इसमें अधूरा और रा की मात्रा जो रहती है पूरी रहती है। पूरा रा रहता है इसमें। आप क्या रहता है? पूरा रा रहता है। तो मैं अगर इसका वर्ण विच्छेद करूं तो इस प्रकार होगा, टा तो आधा है तो टा में हलंत लग जाएगा और छोटा आएगा नहीं, क्योंकि अपने आप में अधूरा पहले से ही है। ठीक है, इसके बाद रा, रा क्या है? पूरा है। आ, और का भी देखो पूरा है, तो का प्लस आ। ठीक है, ये इनका क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर इस तरह के आपको शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे कृपा हो गया, पृथ्वी हो गई, मातृ हो गया, पितृ हो गया, तो उसमें कौन सी मात्रा रहती है? ऋषि वाले री की मात्रा रहती है। और वर्ण विच्छेद और अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। मैं अभी रा के रूप दिखा रहा था, मतलब कैसे कैसे रा की मात्राएं लगती हैं। आपने यही चारों तो देखी है, और कोई मात्रा देखी है क्या? आप मुझे बताइए। नहीं देखी होगी। यही चार, एक नीचे लगती है, एक ऊपर लगती है, एक इस साइड लगती है, बाईं ओर लगती है। ठीक है, दो नीचे लग जाती हैं, ऐसी आपने देखी होंगी। जैसे एक कर्म लिखा है ना,
कर्म लिखा, एक मर्म भी लिखा रहता है। इस प्रकार की मात्राएं आपको देखने को मिलेगी, मर्म। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आधारा है। समझ में आया? इसमें भी क्या रहता है, आधारा रहता है। इसी प्रकार क्रम। अब इसी प्रकार आप लोग बताएंगे मुझे शब्द कमेंट में कर कर कि क्रम जैसे ये वाले रा से किस प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। आप बता सकते हो मेरे छात्र, बताओ। ये जो रा इसमें लगा है, ऐसे ही एक शब्द बनाना है क्रम की तरह। नहीं बता पा रहे आप? श्रम, वो तो श्रा हो जाता है, वो तो श्रा अलग चीज है। ठीक है, आप लोग बताना मुझे। जैसे ये ट्रक है, ठीक है, अब ट्रक में भी ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं जहां पर नीचे दो मात्राएं आती हैं। जैसे मैं एक और आपको बता देता हूं, आप लोगों का टास्क है वैसे, उष्ट्र है ना। उष्ट्र क्या है, तत्सम है। किसका, ऊंट का। ऊंट एक तद्भव शब्द है और ऊंट का तत्सम क्या होता है, उष्ट्र। इसमें भी टा में देखो किस दो मात्राएं लग रही हैं, ऐसी आपको लगेगा दो मात्राएं, लेकिन ये किसकी मात्रा रहती है, रा की। और रा पूरा रहता है, इसमें क्या रहता है, रा पूरा रहता है, क्योंकि ये मात्रा नहीं है, रा छुपा हुआ है इसमें, रा लगा हुआ है। मात्राएं तो क्या होती हैं, स्वरों की लगती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं लगती हैं, याद रखना। ठीक है, तो मैं इसकी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे इसके अन्य एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे। भ्रम। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि रा के रूप किस प्रकार होते हैं, मतलब जितनी भी मात्राएं दिख रही हैं, आप लोग मात्राएं बोलते हैं कि भाई रा की मात्रा है, किस प्रकार की मात्रा है, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उनमें क्या, किसी में रा का व्यंजन छुपा रहता है, ठीक है, और किसी में ऋषि वाली री की मात्रा रहती है। ये सब हम लोगों ने देख लिया। चार प्रकार की वो मात्राएं लग रही थी। एक सबसे नीचे लग रही थी कृपा वाले में, एक कर्म में ऊपर, एक क्रम पद क्रम वाला या अनुक्रम वाला क्रम था, एक था ट्रक या उष्ट्र, ठीक है, या राष्ट्र। इस प्रकार के आते हैं, आप लोग नीचे डबल रा लग जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किसमें आधा रा, किसमें पूरा रा होता है, ये सब बता दिया। अब इसके हमें कुछ वर्ण विच्छेद देखने हैं। हमें इसके बाद कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद, किस प्रकार वर्णों के विच्छेद किए जाएंगे, यानी हमें अलग अलग अक्षर लिखना है, किस प्रकार लिखा जाएगा, अलग अलग अक्षर, है ना। एक शब्द का प्रत्येक अक्षर अलग अलग किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार एक शब्द को सभी अक्षरों में तोड़ा जा सकता है। तो हमें पहले देखना है उद्यान। ठीक है, हमें पहले क्या देखना है, उद्यान। तो देखिए पहले क्या आएगा, ऊ आएगा, क्योंकि ऊ तो एक स्वर है ना, और स्वर अपने आप में कंप्लीट होता है, तो इसके नीचे हलंत तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये अपने स्वयं में पूर्ण होता है। इसके बाद ध्यान, उद्यान। ठीक है, अब यहीं पर आप फंस जाते हो। ये क्या है, द्य होता है। ये क्या होता है, द्य। अगर मैं इसको लिखूं तो ये इस प्रकार लिखा जाता है, उद्यान। तो इसमें दा तो पहले ही क्या रहता है, अधूरा रहता है। इसमें क्या रहता है, दा अधूरा रहता है, दबात वाला दा, और या पूरा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, हलंत लग जाएगा, लेकिन छोटा आ नहीं लगेगा, क्योंकि दा पहले से ही क्या है, अधूरा है। और जो अक्षर या वर्ण अधूरा होता है उसमें क्या लगता है, हलंत लगता है उसको नीचे। ठीक है, अगर उसको पूर्ण करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, छोटा, क्योंकि ये अपने आप में क्या पूर्ण है। यहाँ पर अगर हलंत नहीं लगा होता तो हम यहाँ पर छोटा लगा देते, लेकिन इस पर क्या लगा है, हलंत लगा है, उद्यान, है ना, इसलिए हम इस पर क्या आ नहीं लगाएंगे। दा के बाद या देखो पूरा है, या में भी हलंत लगेगा, लेकिन अब किसकी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है। मैंने बताया था कि जब किसी में मात्रा नहीं दिख रही हो तो उसमें छोटा आ की होती है, लेकिन यहाँ पर तो देखो बड़ा आ की दिख रही है ना, बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, लगी हुई है, तो मैंने बड़ा आ की मात्रा लगा दी। अब कहो सर बड़ा के नीचे क्यों हलंत नहीं लगा रहा है, क्योंकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण होते हैं अपने आप में, इसलिए इनके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं हम लोग। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से या वर्ण की सहायता से ये बोले या लिखे जाते हैं। इसके बाद ना आएगा। ठीक है, ना पूर्ण है, मतलब ये पूर्ण अक्षर है, पूरा अक्षर है ना, तो ना में हलंत लगा दिया और खत्म करेंगे, क्या लगाता, आ लगाता। ठीक है, अब देखिए बंदर हम लोग कैसे लिखेंगे। बंदर में देखिए पहले बा, ठीक है, अब इसमें क्या अंग की बिंदी रखी हुई है ना, अंग की बिंदी यानी अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे अंग को। ठीक है, बा के नीचे हलंत लगाएंगे, और अंग से हमने अगर ये लगा दिया तो पूर्ण हो गया ये। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दा, और दा में लगा देंगे हलंत, क्योंकि दा भी पूरा है, फिर इसको पूरा करने के लिए हमें छोटा लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा अक्षर, ये पूरा अक्षर हो गया, ये भी पूरा अक्षर हो गया, और रा भी पूरा है। आप लोगों को दिख रहा है क्या, रा में पहले से हलंत लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, या रा आधा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है रा आधा, तो रा को हलंत लगाएंगे और छोटा आ लिख देंगे, यानी रा भी पूरा हो गया। इस प्रकार बंदर का क्या हो गया,
वर्ण विच्छेद हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बाजार के बारे में, बाजार लिखना है, यहाँ पर नुक्ता आएगा, ठीक है, बाजार। अब बाजार में हमें बा लिखा हमने, हलंत लगाया। अब देखो मात्रा किसकी है, छोटा आ की बड़ा आ की, बा में किसकी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा, तो हमने बड़ा आ लिख दिया, ठीक है। ये बा कंप्लीट हो गया आपका वा वर्ण, ठीक है, बा अक्षर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जा, जा इसमें नुक्ता लगा हुआ, ठीक है, तो जा में हलंत लगाया, इसकी मात्रा किसकी है, बड़ा आ की, तो बड़ा आ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद बचा कौन सा अक्षर रह गया, रा अकेला, रा पूरा है क्या, इसके बाद कोई मात्रा दिख रही है आपको, बड़ा बड़ी छोटी, नहीं, तो कौन सी मात्रा छुपी हुई है इसमें, छोटा आ की मात्रा, यानी रा में हमने लगाया हलंत और छोटा आ लिख दिया, और ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा बाजार का हो गया। इसके बाद आता है चिन्ह। अब आप लोगों से प्रश्न है मेरा, अगर मैं ऑनलाइन होता तब आप लोगों से पूछता, चिन्ह में हा अधूरा है या ना अधूरा है, कि दोनों ही अधूरे हैं या दोनों ही पूरे हैं, मतलब अक्षर जो हा पूरा है या अधूरा है, ना पूरा है या अधूरा है, चिन्ह है ये। चिन्ह को शुद्ध रूप में ऐसे ही तो लिखा जाता है भाइयों, चिन्ह को ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, चिन्ह में क्या रहता है, हा जो रहता है वो अधूरा रहता है। अगर आप चिन्ह को लिखोगे, चिन्ह को आप लिखोगे ऐसे, तो ऐसे लिखते होंगे आप लोग, है ना, चिन्ह, हा के नीचे क्या लिखा रहता है, हलंत लगा रहता है, हा के नीचे क्या लगा रहता है, हलंत लगा रहता है, यानी चिन्ह में हा अक्षर जो है वो कैसा है, अधूरा है, ठीक है। तो ये अधूरा है, यानी इसमें कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, तो ये आधा है, हा कैसा है, आधा है। अब हमें इसको पूरा करना भी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही अधूरा है, ठीक है। तो हम इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे, देखते हैं। देखो चा में किसकी मात्रा, छोटी ही की मात्रा, तो हमने चा लिख दिया ज्यों के त्यों, इसमें हलंत लगा दिया, इसको हमने छोटी की मात्रा लगाकर पूर्ण कर दिया, ये एक अक्षर आपका पूर्ण हो गया। फिर क्या आता है, चिन्ह, हा आ रहा है, हा चिन्ह, हा पहले आ रहा है, तो हा हमने लिख दिया। अब आपको पता है हा कैसा है, अधूरा, तो हमने इसमें हलंत लगा दिया। फिर ना आपको पता है इसमें ना कैसा रहता है, पूरा रहता है, तो ना में हलंत लगा दिया और हमने छोटा आ लगा दिया, क्योंकि ना के बाद क्या कोई मात्रा आपको दिख रही थी, बड़ा की, छोटी की, बड़ी की, छोटा बड़ा ए आई ओ आओ की मात्रा क्या ना में लगी हुई थी, नहीं लगी हुई थी। तो जिस अक्षर में कोई भी मात्रा ना लगी हो और वो पूर्ण दिख रहा हो आपको, तो उसमें किसकी मात्रा छुपी रहती है, छोटा आ की मात्रा। बात समझ में आई, बार बार हर एक शब्द आपको शब्द में समझा रहा हूँ, ये चीज भूलना मत, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस वीडियो देखते रहें, इतना ही काफी है। खासकर जिस ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, जिन छात्रों को पढ़ाता हूँ, वो तो कृपया करके देखें ही, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसी है, आप लोग पूछते भी नहीं हैं, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मुझसे कोई गलती हो रही है कहीं पर, तो आप बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं और अच्छा कैसे समझा पाऊंगा आप लोग, मतलब आपको बताना है, कमियाँ ढूंढना है, ठीक है। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट का काम क्या होता है, कमियाँ ढूंढो आप, कमियाँ आप ढूंढोगे नहीं तो उन कमियों को मैं सुधार भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप लोग ग्रुप पर किसी भी प्रकार का मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है सर, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं समक्ष। समक्ष में देखो सा भी पूरा, मा भी पूरा, छा भी पूरा। तो पहले हमने लिखा सा, हलंत लगा दिया, फिर हमने छोटा आ लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई सी की मात्रा नहीं दिख रही है, तो किसकी मात्रा होगी, छोटा आ। प्लस इसी प्रकार माँ में भी छोटा की मात्रा। अब यहाँ फंसोगे आप लोग, बताओ छा को कैसे लिखा जाएगा, छा में हलंत प्लस आ, नहीं, छा एक क्या है, छा क्या है, संयुक्त व्यंजन। और छा किस प्रकार टूटता है आपका, क्षत्रिय वाला छा, ये किस प्रकार टूटता है, का प्लस सा षटकोण वाला, और प्लस, मैं यहाँ अरेंज कर देता हूं थोड़ा आप लोगों को सही से देख, का प्लस सा प्लस, यानी षटकोण वाला शा आ रहा है, कै आ रहा है, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं, दो व्यंजनों से और एक स्वर से। बात समझ में आई, आ रही होगी आपको। तो समक्ष का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, शा आ मैं प्लस आ प्लस कै प्लस सा प्लस आ, ठीक है। इस प्रकार समक्ष का क्या होगा, वर्ण विच्छेद। अगला है श्रमिक। अब श्रमिक में देखो ये श्रा, छत्रज्ञ और श्रा, ये सारे क्या थे, बताओ क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे, क्या थे, संयुक्त व्यंजन। तो श्रा का वर्ण विच्छेद होगा शा प्लस रा, दो व्यंजन और एक
स्वर, ये दो व्यंजन है और एक ये स्वर है। फिर क्या आएगा, माँ आएगा, ठीक है, फिर माँ आएगा आपका, माँ में हलंत, ठीक है। और किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, छुटी की, तो छुटी ही लिख दो सेम के सेम क्योंकि स्वर है। फिर आपका का आ रहा है, और का अधूरा तो है नहीं, पूरा है, लेकिन इसमें मात्रा नहीं दिख रही होगी। जब इसमें मात्रा नहीं दिख रही है तो किसकी मात्रा, छोटा आ की मात्रा, का में लगाया हलंत प्लस लिख दिया आ। समझ में आया। तो इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार हुआ, इस प्रकार हुआ। अगला आपका है स्त्री। स्त्री में देखो पहले ही जो सा है वो आधा दे दिया, सपेरा वाला सा कैसा दे दिया, आधा। तो हमें किसी भी अक्षर को आधा लिखने के लिए क्या अलग करते हैं, उसमें हलंत लगा देते हैं। अब जब पहले से ही आधा है, इसमें स्वर तो है ही नहीं, तो हम आ थोड़ी लगाएंगे छोटा, तो हम क्या करेंगे प्लस। अब देखो त्रा, छत्र, ज्ञा और स्रा, ये क्या थे, चारों के चारे संयुक्त व्यंजन थे। तो त्रा किस प्रकार टूटता है, ता प्लस रा प्लस, देखो क्या आ होगा, नहीं होगा, यहाँ पर आ होगा क्या, नहीं होगा। मैं आ लिखने जा रहा था क्योंकि इस पे पहले से ही मात्रा लगी हुई है। मात्रा लगी हुई है किसकी, बड़ी की। तो यहाँ पे छोटा तो है ही नहीं, मात्रा किसकी है, बड़ी की है, तो किसकी मात्रा आ जाएगी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो स्त्री का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इसके बाद विज्ञान, ज्ञा, देखो यहाँ पर देखो ज्ञा, ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन आएंगे इसमें और एक स्वर आएगा, ठीक है। और स्वर के रूप में पहले से क्या लगा हुआ है, बड़ा की मात्रा लगी हुई है। देखो तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, वा आएगा, वा में हलंत और मात्रा किसकी लगी हुई है, छुट्टी की, तो छुट्टी की मात्रा लिख दी मैंने। प्लस ज्ञा का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है, दो वर्णों में टूटता है ये, एक तो जा में और एक इया में। अब बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैंने संयुक्त व्यंजन के बाद ही वर्ण विच्छेद क्यों पढ़ाया आपको, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वही व्यंजनों के बाद सीधे वर्ण विच्छेद हमें समझ में आ जाते हैं। और मैंने रा के रूप भी आपको वर्ण विच्छेद से पहले बताया क्योंकि इसमें देखो ये आ गए दो, उष्ट्र और पितृ। अब आप तोड़ पाएंगे आसानी से। बात समझ में आ रही है आपको, क्यों मैं एकदम बिल्कुल सिक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। अभी आज जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब आप मुझे बताना कि आपका कुछ वर्णमाला में छूटा है, एक पॉइंट भी आपका छूटा है, तब मुझे आप बताना। लेकिन मेरा अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अनुरोध है कि मेरी चारों की चारों वीडियो पूरी देखें, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। और मुझे बताएं कि क्या कुछ कमी है इसमें, क्या कुछ ऐसा लगता है जो आपका पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें आएगी बड़ा की मात्रा, क्योंकि बड़ा की मात्रा लगा रखी है यहाँ पे, ये देखिए है ना। फिर इसमें क्या है, इसमें क्या, इसके बाद अक्षर है ना, तो हम लोग कर देंगे इसमें ना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई है, मैं थोड़े नीचे लिख देता हूँ, लक्ष्मी, उष्ट्र और पितृ को। फिर हम कर देंगे इसमें ना, और फिर ना में किसी की मात्रा दिख नहीं रही है, तो किसकी मात्रा छुपी हुई है, आ की, छोटा आ। इसके बाद कौन सा शब्द था, मातृ था कि पितृ था, चलो कोई भी एक मान लेते हैं। लक्ष्मी था, लक्ष्मी है ना, कौन सा था, लक्ष्मी था। लक्ष्मी का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, लक्ष्मी का वर्ण विच्छेद देखिए, ला तो पूरा है, हलंत आ जाएगा और इसमें छोटा लग जाएगा। अब देखिए छा अधूरा है ना, छा अधूरा है, क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय वाला छा क्या है, अधूरा है। तो इसमें जो दो व्यंजन होंगे वो भी अधूरे होंगे, और इसमें उनमें किसी भी प्रकार का आ नहीं आएगा, मतलब किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं आएगी। किस प्रकार, जैसे हम लोग लिखें कै प्लस श, यानी ये आधा छा हो गया। इसका मतलब क्या है, आधा छा। अगर मैं यहाँ पर आ लगा देता या किसी की मात्रा लगा देता तो ये पूर्ण बन जाता, लेकिन छा क्या है, आधा है। प्लस माँ, और माँ में किसकी मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये हो गया लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी का आपका वर्ण विच्छेद हो गया। इसके बाद आपका मैंने बताया पितृ का। अब इसमें किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, और पा में किसकी, छुट्टी की, तो पा लिखा मैंने, छुट्टी की मात्रा लगा दी। फिर मैंने ता लिखा और इसमें री की मात्रा लगा दी, इसमें हलंत आएगा और री की मात्रा आ जाएगी। पितृ है ना, बताया इस वाले में क्या रहती है, री की मात्रा रहती है, इस वाले रा में क्या रहती है, री की मात्रा रहती है। इसके बाद आपका क्या होता है, उष्ट्र। उष्ट्र मतलब ऊंट, तो ऊ तो सेम का सेम आ जाएगा क्योंकि ऊ क्या है, स्वर है। अब षटकोण वाला शाह है, यहाँ पे षटकोण वाला शाह है ना, तो ये तो अधूरा है। और जब कोई भी व्यंजन अधूरा होता है तो उसके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। क्योंकि ये अधूरा है, पूर्ण तो है नहीं,
इसलिए हम इसमें स्वर नहीं लगाएंगे और हम लोग लिख देंगे टा। देखो ट्रा उष्ट्र है ना, तो टा कैसा है, इसमें अधूरा है, इसमें क्या है, टा क्या है, आधा है, टा आधा है, याद रखना इसमें टा आधा है। और रा कैसा रहता है, पूरा रहता है। जब टा आधा है तो हमें इसको पूरा तो करना नहीं है छोटा लगाकर, तो रा पूरा रहता है इसमें, रा प्लस आ। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। ये सारे आपके क्या हो गए, वर्ण विच्छेद हो गए। आप इसको नोट कर लीजिएगा और भी अभ्यास करिएगा आप नेट से निकाल कर, या आपके पास बुक हो वर्ण विच्छेद का। ये एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है वर्णमाला से, ठीक है। वर्ण विच्छेद, जब संधि पढ़ेंगे तब संधि विच्छेद पढ़ेंगे, अभी वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण विच्छेद पढ़ा है, अभी और व्यंजन पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देख लिया वर्ण विच्छेद, देख लिया हम लोगों ने, रा के रूप देख लिए, संयुक्त व्यंजन देख लिए। अब हमें देखना है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। तो देखिए अल्पप्राण व्यंजन भी होते हैं, अल्पप्राण स्वर भी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल क्या लिखा है, अल्पप्राण लिखा है। मैं लिख सकता था अल्पप्राण ध्वनि, या मैं लिख सकता था अल्पप्राण वर्ण, ठीक है। चूंकि अल्पप्राण व्यंजन भी होते हैं और सभी स्वर भी जो है वो अल्पप्राण ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अब अल्पप्राण जो है होता क्या है, तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से हवा की बहुत कम मात्रा निकलती है, मतलब कम मात्रा बाहर निकलती है, बहुत कम तो नहीं, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा की मात्रा कम रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, कम बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण या ऐसे आपकी ध्वनियां अल्पप्राण कहलाती हैं। अब अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सभी को पता होगा, ये भी बहुत आम चीज है, ठीक है। कौन कौन से वर्ण है, कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो देखेंगे हम लोग। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। यारा लावा आते हैं, अंतस्थ व्यंजन अभी आ जाते हैं, यारा लावा है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोल देते हैं। और सभी स्वर भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, सभी स्वर भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। स्वर कितने हैं, 11, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं, आपको पता ही होगा, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण, घोष, सघोष से कई प्रकार के वर्ण, मतलब कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो डेफिनेशन बहुत कम आती है, सीधे पूछा जाता है। देखिए अब समझिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या अक्षर, मतलब मैंने आपको बताया थे वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उन सभी में अक्षर थे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, मैं का वर्ग लिख देता हूं, मान लो, तो का, खा, गा, घा, ऋणा, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये लिख दिए पांचों अक्षर। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, का, गा कौन सा है, तीसरा और पांचवा, ठीक है। ये तीनों वर्ण क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार आपका होता है चा वर्ग, चा वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्पप्राण होगा। ऐसे टा वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा आपका, या वर्ण क्या होगा, वो होगा आपका अल्पप्राण। फिर ठीक है, आपका ता वर्ग में भी इसी प्रकार पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण होगा। और पा वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण होगा। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 आपके अक्षर आते हैं, यारा, लावा, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ये भी अक्षर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और जो सभी स्वर हैं 11 के 11, इनको भी अल्पप्राण की श्रेणी में रखा गया है, ना कि महाप्राण की श्रेणी में। तो अब क्वेश्चन तो ये बनता है, डायरेक्ट पूछ देंगे आपसे, या तो पूछ देंगे बताइए छोटी ई क्या है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, क्या है, इनमें से अल्पप्राण होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या फिर इनमें से किसी भी वर्ग का एक आपको अक्षर दे देंगे पहचानने के लिए, बोलेंगे वो क्या है, अल्पप्राण की महाप्राण। अगर आपको पता है कि पहला, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्पप्राण, तो आप लगा दोगे। यारा, लावा में से कोई एक रख देंगे। बताइए रा जो है, रा अक्षर जो है, रा वर्ण जो है, वो कौन सा है, अल्पप्राण वर्ण है
या महाप्राण है? तो अल्प प्राण है। अब क्वेश्चन बनता है कि अल्प प्राण अक्षरों की संख्या कितनी, यानी अल्प प्राण वर्णों की संख्या। तो हम लोग गिनेंगे, अल्प प्राण अल्प प्राण वर्णों की संख्या। वर्ण मतलब अक्षर, कंफ्यूज मतलब वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर होता है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो कितने अक्षर हैं आप लोग बताइए। देखिए 3 अक्षर प्रत्येक वर्ग में होंगे, और वर्ग कितने थे? 5 वर्ग थे। तो 3 × 5 = 15, 15 तो वो हो गए, 4 ये हो गए, 15 × 4 = 19, और 19 और 11 क्या उतने होते हैं? 30। यानी टोटल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये तो टोटल अक्षर है, इसमें स्वर भी आ गए हैं ना, 11 स्वर भी आ गए हैं। लेकिन आपसे पूछे कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 11 हटा दो बस केवल, तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी हर एक वर्ग में 3 अक्षर, तो 3 × 5 = 15 और 15 × 4 = 19। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 19। यानी पूछा है अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19, अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने समझा था अल्प प्राण, अब हम लोग देख रहे हैं महाप्राण। यानी महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं, जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, ठीक है। ये सारे वर्ण कैसे कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, यानी दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे का वर्ग में है ना, मैं का वर्ग का एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, वरना लेट हो जाएगा। का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा और ईणा, ठीक है। देखिए पहले, तीसरे, 5 में तो क्या हो गए थे? अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये क्या होंगे? आपके महाप्राण होंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होगा? महाप्राण होगा। साथ में ही जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत रखे गए हैं, जैसे शा, 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 हा, ठीक है, ये क्या है? महाप्राण है। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? आप लोग देखिए, हर एक वर्ग में कितने अक्षर? 2 अक्षर, और टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो 2 × 5 = 10, यानी 10 अक्षर तो वही हो गए, और 4 ये, 1 2 3 4, तो 10 और 4 = 14। यानी अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 14। अब व्यंजन मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण के अंतर्गत अल्प प्राण लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है। चूंकि अल्प प्राण के अंतर्गत स्वर आते थे, महाप्राण के अंतर्गत तो स्वर आते ही नहीं है, इसलिए अल्प प्राण महाप्राण क्या हुए आपके? महाप्राण तो केवल व्यंजन हुए। तो महाप्राण व्यंजन, या फिर मैंने वर्ण भी लिख सकते हो आप पर, ठीक है। तो महाप्राण व्यंजनों या वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घोष सघोष पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया है अल्प प्राण और महाप्राण। अब हमें समझना है अघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष व्यंजन को हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी परिभाषा होती है कि जिन ध्वनि को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन या झंकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? अघोष कहलाती हैं, ठीक है। इसी कारण हम इनको क्या कहते हैं? कठोर व्यंजन भी कहते हैं। अब स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? हमारे मुख के अंदर जो है ना, स्वर तंत्रियां हमारे कंठ के अंदर, तो ये सारी स्वर तंत्रियां होते हैं। इनमें जब आप इन वर्णों का, इन अक्षरों का उच्चारण करोगे तो ज्यादा कंपन उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और जब कंपन उत्पन्न होगा तो वो हो जाते हैं आपके घोष या सघोष, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन को ही हम कठोर व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा ये है कि जिनमें स्वर तंत्रियों में कोई कंपन या झंकार उत्पन्न नहीं होता है। स्वर तंत्रियां हमारे मुख के अंदर वाले जितने भी भाग होते हैं, कंठ के अंदर स्वर तंत्रियां होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन या झंकार उत्पन्न नहीं होगा अगर हम अघोष व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष व्यंजन के अंतर्गत। और ऊष्म व्यंजनों में से केवल 3 वर्ण, सा, शा और सा, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? 2 अक्षर हैं, और वर्ग कितने हैं? 5। तो 2 × 5 यानी कितने हो गए टोटल? 10। 10 तो ये अक्षर हो गए हर एक वर्ग के, और 3 ये हो गए, सा, शा और सा, तो कितने हो गए टोटल? 13 हो गए। यानी आपसे कोई पूछे अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 13,
ठीक है, ये तो आप बता दोगे, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई बताइए जो का है, का कबूतर वाला का, वो कौन सा है, अघोष है कि सघोष है? तो बताया है पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, अघोष होगा। यानी हम अगर का वर्ग में लिखें तो का खा, ये दोनों के दोनों अक्षर क्या है, ये दोनों के दोनों अक्षर क्या है, अघोष व्यंजन है। बात समझ में आई आप लोगों को? हम लोग देखेंगे सघोष। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिए थे अघोष व्यंजन। अब हमें देखना है घोष, सघोष या मृदु व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, घोष सघोष एक ही बात होती है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आप लोग बोलते हो घोष सघोष, घोष सघोष, हाँ भैया घोष सघोष एक ही बात होती है, अलग नहीं होता है। कोई अघोष सघोष नहीं बोलता है, घोष सघोष तो एक ही होता है, अघोष अलग होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे अघोष का आपके विलोम शब्द क्या होता है, तो अघोष का विलोम शब्द घोष भी होता है और सघोष भी होता है, याद रखना। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। और घोष व्यंजन को यानी सघोष व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, मृदु व्यंजन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अघोष तो ऐसे थे जिनमें हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं हो रहा था, लेकिन ये ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कोई ना कोई कंपन या झंकार अवश्य उत्पन्न होता है। तो ऐसे व्यंजनों को हम बोलते हैं घोष, सघोष या मृदु व्यंजन बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है। ठीक है, आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं चारों के चारों, जो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, और देखो एक इसमें उस व्यंजन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं हा। ठीक है, और इसमें सभी के सभी 11 के 11 क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है, मैं लिख दूं यहाँ पर कि घोष या मतलब सघोष घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग टोटल देखो, काउंट कीजिएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है, यानी हर एक वर्ग में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं। और टोटल वर्ग कितने होते हैं आपको पता है, का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, और हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं घोष में, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा यानी 3-3 अक्षर प्रत्येक वर्ग में आ रहे हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितने हो गए, 3×5 15। 15 तो ये हो गए, और या, रा, ला, वा और हा 15 और 5 ये 5 हैं, तो 5 ये हो गए, 15 5 20 और 11 स्वर हो गए, तो 20 और 11 कितना होता है, 31। ठीक है, यानी सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। अभी अक्षरों की संख्या बताइए। अगर आपसे पूछे घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्योंकि व्यंजन पूछ रहा है तो हम स्वर हटा देंगे, स्वर काउंट नहीं करेंगे घोष में। ठीक है, घोष में हम क्या नहीं करेंगे, स्वर काउंट नहीं करेंगे, तो हम 11 घटा देंगे कितने में से, 31 में से। हमने 31 में से 11 घटाया तो कितना बचा, 20 बचा। यानी कोई आपसे पूछे कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 20 है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि घोष या सघोष अक्षरों की या वर्णों की संख्या कितनी है, तो 31 है। आप याद रखिएगा, एक और नोट आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण सघोष होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण एवं सघोष मैंने बताया था ना, अल्प प्राण के अंतर्गत भी सभी स्वर आ रहे थे और सघोष के अंतर्गत भी सभी के 11 स्वर आ रहे हैं। यानी स्वरों की प्रकृति कैसी हुई, अल्प प्राण एवं सघोष, यानी सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं। ये नोट डाल के आप लोगों को लिख देता हूं। ठीक है, नोट डाल के मैं लिख देता हूं कि जो है सभी स्वर, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी स्वर अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हमें अन्य महत्वपूर्ण व्यंजनों के बारे में देखना था। आप लोगों के मन में जो डाउट बने थे कि पता नहीं सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे ताड़नजात उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण या द्विस्पर्शी व्यंजन। देखिए
ये व्यंजन क्या होते हैं, इनका तो एक ही नाम है, मतलब ये चारों एक ही अर्थ होता है इन सभी का, ठीक है। ताड़न जात व्यंजन बोल दो या आप उत्क्षिप्त बोल दो या द्विगुण बोल दो या फिर इनको द्विस्पर्शी व्यंजन बोल दो। इनकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से टकराकर तुरंत नीचे आती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऐसे व्यंजन आपके ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए आप चाहे, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 होती है। एक तो ड़ा वाला होता है और एक आपका होता है ढोलक वाला ड़ा, ठीक है। तो ये 2 होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। लेकिन एक टिप्पणी है, इस पर एक नोट होता है, एक विशेष ध्यान देना है कि उच्चित व्यंजनों का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है तो मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब, पहले मैं नोट डाल के लिख दूं। देखो ये चारों एक ही नाम है, याद रखना पहली बात तो आप लोग, ठीक है। आप लोग इनका उच्चारण करिए ना, ड़ा, तुरंत जीभ टकराई ऊपर और नीचे आएगी, ड़ा ड़ा, तुरंत जीभ टकरा के ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे आ रही है। ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या द्विस्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। नोट डाल के आप लोगों को लिखना है कि उच्चित व्यंजनों का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता है, मतलब शब्द जो होगा ना, शब्द की जो शुरुआत होगी तो पहला अक्षर क्या नहीं हो सकता है, ड़ा और ड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ढोलक वाला ड़ा और ये वाला ड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये वाला अगर आप लिखोगे ढाबा, अगर आप लिखते हो ढाबा और नीचे बिंदी लगाते हो तो ये शब्द क्या है, गलत है। लेकिन आप लिखोगे ढाबा सही, तो ऐसे लिखोगे ढाबा, समझ में आई। नीचे आप बिंदी नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। ढाबा आप ऐसे लिखोगे, ये वाला आपका सही है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही आप लिख सकते हो, देखो आप ये नहीं लिख सकते हो। देखो एक और एग्जांपल देखिए, ये ड़ा वाला देखिए, आप ऐसे के डमरू लिख सकते हो, अड़ामड़ू लिख सकते हो, अड़ामड़ू नहीं होता, ये गलत है। क्या होगा, डमरू होगा, ये सही है। बात समझ में आई आप लोगों को। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखें तो हम लोग, ये तो 2 हो गए, एक और देख लेते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। जैसे हम लोग अगर लिखें, ये बिंदी लगा के उच्चित व्यंजन का प्रयोग करके, ये बीच में प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। मतलब सॉरी, शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होगा, बीच में या अंतिम में कहीं भी ये प्रयोग हो सकता है, ये वाला वर्ण, ये दोनों के दोनों वर्ण। तो ये ढोलक ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। ढोलक कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा, ये सही है। बात समझ में आ रही है आपको कि उच्चित या द्विगुण या द्विस्पर्शी या ताड़न जात व्यंजनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है, ये शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में प्रयोग किए जा सकते हैं, बस कहां नहीं होंगे, आरंभ में प्रयोग नहीं होंगे। बात समझ में आ रही। देखिए दोस्तों, अगले हमें समझने थे पार्श्विक व्यंजन और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, एक ही होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, परिभाषा नहीं पूछते हैं आपसे। आजकल एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, मैं समझाने के लिए आपको परिभाषा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें और समझ सकें। तो पार्श्विक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से बाहर निकल जाती है। अगर आप उच्चारण करोगे तो ऐसा लगेगा जीभ, जो अपनी जीभ है ना, उसके बगल में से हवा बाहर निकल रही है। जैसे आप बोलो ला, ला बोलो आप ला, तो ला में हल्की सी जीभ जो है, जीभ तो सेम रहेगी ला बोलते समय, दांतों में वहाँ ला का उच्चारण स्थान आपको पता होगा कहाँ से होता है। ला का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है, ठीक है। तो ला आप जब बोलोगे तो हवा जो है जीभ के किनारों से बाहर निकलेगी, बगल से बाहर निकलेगी, तो ऐसे यानी पार्श्व से बाहर निकलेगी। तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन। और पूछा जाएगा ला किस प्रकार का व्यंजन है, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको फंसा के, या काकल्यमुखी। तो आप क्या करोगे, टिक, पार्श्विक व्यंजन करोगे। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत केवल एक ही व्यंजन, कौन सा, ला, ठीक है। पूछा जाए ला कौन सा व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे देखो, प्रकंपित मतलब ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, तो ऐसे व्यंजनों को हम बोलते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत कौन सा अक्षर आता है, रा आता है,
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हमें और व्यंजन देखना है। एक व्यंजन होता है काकल्यमुखी या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। क्योंकि हम लोग हा को ही क्या बोलते हैं, जो हा वर्ण है, हा या हा अक्षर है या हा व्यंजन है, इसको ही हम काकल्यमुखी या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। बस इसकी इतनी डेफिनेशन है। ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ से होता है क्या कहलाता है, स्वर यंत्रमुखी या काकल्यमुखी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में सीधा आता है, निम्नलिखित में से दिया हुआ कौन सा व्यंजन काकल्यमुखी या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन है। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा शा, 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 हा। तो कौन सा होता है, हा होता है। हा कौन सा व्यंजन, काकल्यमुखी या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। इसके बाद अगले पूछे जाते हैं वत्रश्य व्यंजन क्या है। ठीक है, वत्रश्य व्यंजन क्या होते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दांत के पीछे के कठोर हिस्से से होता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं वत्रश्य व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे इसमें आता है शा, एक ये जा आ जाता है, इसमें नुक्ता रखी रहती है, जा, रा, ला। इनमें आप देखोगे जीभ जो हमारी टकराएगी, दांत मसूड़े जानते हो ना, मसूड़ों में टच करेगी भाई, ये दांत के पीछे के कठोर हिस्सा मसूड़ों को स्पर्श कर जाती है। ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, वत्रश्य व्यंजन। इनमें आता है सा, या, रा, ला। ये सारे व्यंजन क्या हैं, वत्रश्य व्यंजन आते हैं। ठीक है, वत्रश्य व्यंजन इनको कहते हैं। अगले हम लोग और भी देखेंगे। तो दोस्तों हमें देखना है द्वितीय व्यंजन या द्वितीय वर्ण और अर्धस्वर के बारे में हमें जानना है। तो देखेंगे जो द्वितीय व्यंजन या द्वितीय वर्ण होते हैं, मतलब कहने का मतलब है एक वर्ण का जैसा, मतलब एक वर्ण और उसके जैसा दूसरा वर्ण उसके साथ आ जाए, तो ऐसे वर्ण या व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो द्वितीय व्यंजन मतलब एक वर्ण के साथ अपने जैसे समान वर्ण का आ जाना। जैसे कच्चा, देखिए चार एक समान है, पक्का, का दो बार आ रहा है, दिल्ली, कच्चा, पक्का, दिल्ली। इस प्रकार के कई सारे आपके एग्जाम्पल आप अपने मन से बना सकते हो। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बस याद रखना प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथे वर्ण का द्वितीय नहीं बनता है, दूसरे और चौथे वर्ण का द्वितीय नहीं बनता है। कहने का मतलब आप समझे, जैसे समझिए यहाँ पर, समझिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे का वर्ग है, का वर्ग का दूसरा अक्षर कौन सा होता है, खा, और चौथा अक्षर क्या होता है, घा। ठीक है, इनका आपका द्वितीय नहीं बनेगा, मतलब एक साथ नहीं आएंगे। आपने कभी देखा है मक्खी ऐसे लिखा जाता है क्या, मक्खी, मक्खी, ये गलत है। कैसे लिखा जाता है, मक्खी लिखा जाता है ना। यानी जो खा अक्षर है, जो खा अक्षर है, दूसरा जो वर्ण है का वर्ग का, उसका क्या द्वितीय बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरे और चौथे वर्ण का द्वितीय नहीं बनता है, द्वितीय नहीं बनता है। इसी प्रकार घा, जो घा रहता है चौथा अक्षर, ठीक है, उसका भी द्वितीय नहीं बनता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी एक वर्ण अपने साथ समान वर्ण ले आए तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन कहेंगे। जैसे कच्चा हुआ, चा दो बार आ गया, पक्का, दिल्ली, इस प्रकार के व्यंजन कैसे होते हैं, द्वितीय व्यंजन या द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अर्धस्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार पूछे गया है अर्धस्वर आपसे। तो अर्धस्वर मतलब ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग स्वरों के स्थान पर किया जा सकता है, ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग स्वरों के स्थान पर किया जा सकता है अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर दो होते हैं, या और वा, या और वा। यानी या, रा, ला, वा आपके अंतस्थ व्यंजन थे। कैसे याद करना है आपको, देखो या, रा, ला और वा, ये आपके सारे क्या थे, अंतस्थ व्यंजन थे। इनमें से रा और ला को काट दो, या और वा बचे, ये दोनों क्या हुए, अर्धस्वर। अच्छा, अब इनका एग्जाम्पल देखिए। आपने परिभाषा तो पढ़ ली, आपने कहा सर आपने तो परिभाषा पढ़ा दी, समझाया तो है ही नहीं कि कैसे ये स्वरों के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। तो देखना एग्जाम्पल से आप लोग समझना। जैसे एग्जाम्पल में लिखूं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल में मैं लिखूं जैसे मैं लिखता हूं कौवा, मैंने क्या लिखा, कौवा, मैंने लिखा कौवा। अब यहाँ पर स्वर क्या है, आ, मैं इसके जगह पर वा लगा दूंगा तो भी चलेगा। देखो जैसे कौवा है ना, मैंने क्या लिख दिया, कौवा। यानी स्वर के स्थान पे हमने क्या यूज कर दिया, व्यंजन। और कौन सा व्यंजन, वा व्यंजन यूज कर दिया। तो ये क्या हो गया, अर्धस्वर हो गया। आपको बात समझ में आ रही होगी, ये क्या हो गया, अर्धस्वर। अब आप कहो सर इसका बताओ या का, ठीक है, इसका बताइए या का कैसे होगा। तो ये देखिए या का किस प्रकार होगा, जैसे हो जाता है गाय,
आप ये गीत गाएंगे, या हम और अच्छा बताता हूं मैं आपको। मैंने आपसे एक बोला कि मेरे पिताजी बाजार से मेरे लिए कुछ सामान लाए, तो मैं लिख देता हूं लाए। आप लोगों को पता है लाए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना, लाए। और ये ए क्या है, ये स्वर है, और हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, या, लाए, लाए। तो यानी हमने स्वर के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया, व्यंजन प्रयोग कर दिया। स्वर के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया, व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग स्वरों के स्थान पर किया जा सकता है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, या और वाह। जैसे कौवा, आ के स्थान पर वाह, कौवा, ठीक है। लाए, ए के स्थान पे या, लाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसके बाद हम अगला, तो दोस्तों ये अंतिम है आपके सामने पॉइंट, अनुस्वार, अनुनासिक और निरअनुनासिक। तो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी, है ना, अंग वाली बिंदी। यानी अनुस्वार की अगर परिभाषा देखें तो इनके उच्चारण में हमारा जो नाक है यानी नासिका मार्ग है, यहाँ से हमारी श्वास यानी वायु ज्यादा बाहर निकलती है, मुख से कम निकलती है। जैसे हम बोले अंग, है ना, अंग, दंत, तो नाक भी हमारी भूल रही है, मेरी तो भूल रही है, दंत। तो दांत, जो दंत मैंने बोला, तो अंग की बिंदी जो निकल रही है यानी साउंड जो निकल रही है, वो नाक से ज्यादा श्वास बाहर निकल रही है और मुख से कम। यानी अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक बाहर निकलती है सांस और मुख से कम बाहर निकलती है, ठीक है। अनुस्वार को प्रकट करने के लिए, मतलब अनुस्वार को प्रकट करने के लिए कौन सी, अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार को प्रकट करने के लिए वर्ण पर क्या लगा दी जाती है, अंग की बिंदी। किसी अक्षर पर क्या लगा दिया जाता है, अंग की बिंदी लगा दी जाती है। यहाँ पर देखिए, और अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, यौगिक, ये सारे आपको पढ़ाऊंगा। अर्ध तत्सम शब्द ये सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब ये चैप्टर आएगा तब। तो जैसे तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे ये अंगुष्ठ, तो अंगुष्ठ में आ के ऊपर किसकी बिंदी रखी हुई है, अंग की। फिर दंत, दंत में दा में अंग की बिंदी, अंतर में अंग की बिंदी। तो अंग की बिंदी को किस नाम से जाना जाता है, अनुस्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अनुनासिक क्या होता है, इसका सेम उल्टा। इसमें देखो नाक से अधिक सांस निकल रही थी, मुख से कम। इसमें नाक से कम सांस निकलेगी, मुख से ज्यादा निकलेगी, ठीक है। इसके अनुनासिक के अंतर्गत जो अक्षर रहता है, अक्षर के ऊपर चांद की बिंदी लगाते हैं, चंद्र बिंदु, है ना। तो अनुस्वार का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में किया जा रहा था, और अनुनासिक का प्रयोग किसमें किया जाएगा, तद्भव शब्दों में किया जाएगा। यानी अनुनासिक शब्दों का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाएगा। जैसे अंगुष्ठ का अंगूठा, यहाँ पर देखो चांद की अंग की बिंदी लगी थी, यहाँ पर किसकी लगी हुई है, चांद, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। दंत, दा में अंग की बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चांद की बिंदी, ठीक है। अंतर का तद्भव क्या होगा, अंतर का तद्भव आंत होगा, ठीक है। अंतर में अंग की बिंदी लगी हुई है और आंत में किसकी, चांद की बिंदी लगी हुई है। तो आपको कुछ चीजें समझनी है बस, कि अनुस्वार में, अनुस्वार के अंतर्गत अंग की बिंदी लगती है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, ठीक है। अनुस्वार को प्रकट करने के लिए किसी अक्षर के ऊपर अंग की बिंदी लगाई जाती है, जबकि अनुनासिक में चांद की बिंदी लगाई जाती है। अनुनासिक में आपका जो नाक होती है, नासिका मार्ग, उससे कम श्वास बाहर निकलती है और मुख से ज्यादा निकलती है, जबकि अनुस्वार में नाक से अधिक सांस बाहर निकलती है और मुख से कम निकलती है। अब बचता है तीसरा निरअनुनासिक। निरअनुनासिक मतलब इनका उच्चारण करते समय नासिका मार्ग बिल्कुल बंद रह जाता है, मतलब नाक से हवा बाहर नहीं निकलेगी या श्वास बाहर नहीं निकलेगी, केवल कहां से निकलेगी, मुख से बाहर निकलेगी। अंग की बिंदी और चंद्र बिंदु को छोड़कर सभी जितने भी अक्षर आएंगे और शब्द बनाएंगे, ठीक है, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, तो वो सारे क्या होंगे, निरअनुनासिक होंगे। जैसे अपना, पराया, घर, ठीक है, लेकिन। तो इसमें कहाँ हमारे नाक से कहीं ध्वनि निकल रही है, नहीं निकल रही है। अपना, पराया, घर सीधे मुख से बोल रहे हैं, नाक में क्या कोई कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, निरअनुनासिक कहलाते हैं। आज आपका वर्णमाला जो अध्याय था खत्म हो गया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आपने इतना मेरे से वर्णमाला पढ़ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ा है, अगर आपको उसमें कोई त्रुटि या कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं। अभी इसमें विराम चिन्ह भी थे, लेकिन विराम चिन्ह अलग चैप्टर है, अलग अध्याय है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कल विराम चिन्ह मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप लोग बताइएगा अगर आपको जो चीज़ समझ में ना आए, तो जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट करके पर्सनली बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप समझा दीजिएगा, तो मैं उन्हें समझा दूंगा बाद में फिर से।
ठीक है। और बाकी आपको कमियां बतानी है कि कमियां कहाँ पर है, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमियां जरूर बताइएगा। बाकी मैंने वर्णमाला में आपको कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो जय हिंद भाइयों, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।